हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है नेशनल इनकम। हम इस लेक्चर में नेशनल इनकम रिवाइज कर रहे हैं कि हम ये देखेंगे इसके अंदर कि एक नेशनल इनकम होती क्या है ना, उसका मीनिंग हम समझेंगे। दैन फिर मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी और उसकी डेफिनेशन को कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे क्रिटिसाइज़ किया गया है, या और पिगू की डेफिनेशन और फिशर की डेफिनेशन हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, हम ये देखते हैं कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो किसी न किसी तरीके से उत्पादन और आय जो होती है उससे संबंधित होती है। अब राष्ट्रीय आय है या हम इसे नेशनल डिविडेंड कहते हैं, तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। इकोनॉमी में जितने भी चेंजेस होते हैं वो इसी के मेजरमेंट से होते हैं। ठीक है, हम ये कहें अगर कि वो कंट्री ग्रो कर रही है या वो कंट्री बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, तो हम इसी इंडिकेटर को लेके ये कह सकते हैं। और इसी के थ्रू कोई भी जो देश है उसके इकोनॉमिक वेलफेयर को या उसके डेवलपमेंट के लेवल को या उसकी जो डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है उन सब का हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नेशनल इनकम होता क्या है कि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं और सेवाओं की विशुद्ध मात्रा होती है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब दोहरी गिनती से बचने के लिए क्या होता है, ओनली अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। विदेशों से जो प्राप्त होने वाली शुद्ध आय होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। ओके, फिर राष्ट्रीय आय की ये जो विचारधारा है उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग अपने व्यू दिए, है ना। तो हमने बात की है मार्शल, पिगू और फिशर की। ठीक है, फिर इसके अंदर क्लार्क जो हैं और कुजनेट्स जो हैं उनकी भी जो थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो अब हम सबसे पहले मार्शल की डेफिनेशन देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पे क्रियाशील होती है और क्रियाशील होकर ही वो प्रतिवर्ष क्या करती है, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग का, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, उत्पादन करती है। मतलब यही देश की वास्तविक शुद्ध आय होती है। मार्शल जो है, मार्शल द्वारा जो उत्पादन के शुद्ध योग पे जो ये बल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उत्पादन, वो ये कह रहे हैं कि उत्पादन क्रिया में लगे हुए यंत्र और अन्य पूंजीगत पदार्थों की जो गिसावट होती है, डेप्रिसिएशन जो होता है, उसको कुल उत्पादन के योग में से जब हम माइनस कर देते हैं तो वो जरूरी हो। ठीक है, जो ये सब कुछ होती है ना, उनको डेप्रिसिएशन और उत्पादन में लगे हुए जो यंत्र होते हैं या पूंजीगत पदार्थों की जो गिसावट होती है उसको टोटल प्रोडक्शन जो होता है उसके योग में से क्या करते हैं, घटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका विचार ये था कि कच्चा माल और अर्धनिर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर किए गए जितने भी व्यय होते हैं उनको भी कुल उत्पादन में से घटा दिया जाए। ठीक है, अब मार्शल की ये जो थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग एक वर्ष में उत्पादित सभी नवीन वस्तुओं और जो सेवाएं होती है उनको राष्ट्रीय लाभांश में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित सभी जितनी भी नवीन वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको क्या किया है, नेशनल डिविडेंड में इंक्लूड किया गया है। क्योंकि मार्शल का ये विचार था और मार्शल के विचार में क्या है कि किसी एक वर्ष का कुल उत्पादन ही उस वर्ष का कुल उपभोग होता है। मतलब मार्शल की क्या थिंकिंग थी, उनका क्या विचार था कि एक वर्ष में जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो ही उस वर्ष का टोटल कंजम्पशन भी होता है। ओके, अब अगर हम इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसको देखें तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मार्शल की ये जो डेफिनेशन थी वो सैद्धांतिक रूप से सेटिस्फाइड करने लायक है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध वैज्ञानिक आधार जो है उसको देने का ट्राई किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इजी और क्लियर है और बहुत इजीली ही इसको क्या किया जा सकता है, इस बात को नकारा जा सकता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण देखें, बिहेवियरल एस्पेक्ट देखें, तो इसको इवैल्यूएट करने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वो प्रॉब्लम्स इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं,
तो वो आप देखिए, फर्स्ट क्या है कि जो गणना होती है उसको करने में हमको कठिनाई होती है, मतलब सही गणना में कठिनाई होती है कि एक वर्ष में विभिन्न प्रकार की जितनी भी अलग तरह की जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है ना, कोई एक ही वस्तु तो बनती नहीं है, बहुत सारी वस्तुएं बनती है और बहुत सारी सेवाएं हमको देखने को मिलती है। तो उनका जो भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और हर तरीके की विभिन्न किस्में उसमें होती है, तो व्यावहारिक रूप से क्या है, पूरा जो उत्पादन होता है उसकी काउंटिंग कर लेना कोई इजी काम नहीं होता है। तो एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में एक ओपन इकोनॉमी होगी तो उसमें गणना में कठिनाई और भी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इंडिविजुअल रूप से क्या करते हैं, अलग अलग उत्पादन कार्य करते हैं, ठीक है, तो उन सबको काउंट करना मुश्किल होता है। फिर सेकंड ये कहा गया है कि जो विनिमय है उसमें नहीं आने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्रॉब्लम, उसकी समस्या, वस्तु और सेवाओं की समस्या, मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं भी है जो विनिमय के लिए बाजार में आती ही नहीं है ना, और उनका सीधा उपभोग हो जाता है, मतलब बाजार बिकने के लिए बाजार में आती ही नहीं है, डायरेक्ट उनको क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। वो वस्तुएं बाजार में बिकने के लिए आएगी नहीं, उनका मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरीके की वस्तुएं और सेवाओं की ये जो मात्रा होती है वो स्पेशली क्या होती है, अल्प विकसित देशों में बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा क्या है, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ भी होती है जिनका उत्पादन किया जाता है और जो यूटिलिटी में होती है और उपयोगी और दुर्लभ होते हुए भी मुद्रा के कांटेक्ट में नहीं आती है और उनका क्या होता है, मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जितनी भी वस्तुओं को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ के मार्शल की जो डेफिनेशन है उसको थर्ड पॉइंट में इस रूप से क्रिटिसाइज किया गया है कि जो रिपीटेशन होता है ना, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो कि दोहरी गणना की संभावनाएं होती है। मार्शल ने क्या है, नेशनल इनकम की सही गणना करने के उद्देश्य से क्या किया था, नेट एग्रीगेट पे बहुत ज़्यादा बल दिया था, लेकिन इससे जो गणना करने में दोहरी गणना जो होती है, डबल काउंटिंग जो होती है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो समाप्त नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। वास्तव में क्या होता है कि कच्चा माल और जो अर्धनिर्मित वस्तुएं जो होती है ना, उनके रिलेशन में दोहरी गणना की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर एग्जाम्पल लें और हम ये कहें कि एक साधारण सी गलती हो जाएगी कि अगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका अनुमान लगाते टाइम पे गन्ने और कपास की मात्रा को उसमें सम्मिलित कर लिया जाए और फिर औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय बनाई गई जो चीनी होती है या कपड़ों को भी इसमें शामिल कर लें, मतलब हम गन्ने को भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम उससे जो कपास, गन्ने को भी कर रहे हैं, कपास को भी कर रहे हैं, गन्ने से जो शुगर बन रही है उसको भी कर रहे हैं, या कपास से जो वस्तु बन रही, कपड़ा बन रहा है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसी जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उसके संबंध में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। फिर अब हम पीगू की डेफिनेशन पे आते हैं। तो पीगू क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत या भौतिक जो आय है उसका, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित की जाती है, उसका वो अंश होता है जिसकी माप जो होती है वो मुद्रा में हो सकती है। मतलब पीगू ने क्या क्लियर किया है, उन्होंने ये कहा है कि नेशनल इनकम में ओनली उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जिनका वास्तव में क्या है, मुद्रा के बदले में विक्रय होता है। तो इस तरीके से पीगू जो हैं उनके अकॉर्डिंग किसी देश की राष्ट्रीय आय में विदेश से प्राप्त आय और मुद्रा के जो मापदंड होते हैं उनके द्वारा मापी जा सकने वाली जो आय होती है वो ही इंक्लूड की जाती है। ओके, अब इनमें से वो वस्तुएं और भौतिक सेवाओं को हमको निकाल देना होगा जिन्हें पहले हमने इंक्लूड कर लिया है, काउंट कर लिया है, गिन लिया है, ठीक है, ताकि उनकी जो काउंटिंग है वो वापस से नहीं हो जाए। और उन वस्तुओं और सेवाओं को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिनका मुद्रा मूल्य जो है वो मुद्रा मूल्य के रूप में क्या है, एक्सप्रेस नहीं की जाती है।
मतलब अगर एक सर्वेंट है तो उसको सेवा के बदले में, वो जहाँ सर्विस कर रही है उसके सेवा के बदले में उसको वेतन देंगे, है ना, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो मैरिज है वो ऐसे पर्सन से हो जाती है जहाँ वो काम कर रही है, तो उसकी सेवा राष्ट्रीय आय में नहीं आकी जाएगी। और इजी फॉर्म में अगर हम कहें तो हम ये कहते हैं कि एक लेडी है जो ऑफिस में काम कर रही है, तो उसको वो जो ऑफिस में काम कर रही है उसके बदले तो क्या है, उसको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन वो घर में जो काम करती है, वही खाना बनाना और ये सब कुछ जो घर में किया जाता है, उसका उसको क्या है, पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अब अगर हम इसको क्रिटिसाइज करें तो प्रोफेसर पीगू जो है, उनकी ये जो डेफिनेशन रही है, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के मापदंड के प्रयोग के थ्रू ये जो नेशनल इनकम है उसकी ये जो विचारधारा है उसको बहुत अधिक निश्चित, व्यवहारिक और अनुपयुक्त जो है वो बनाने का प्रयत्न किया है, ठीक है। मतलब मार्शल की ये जो डेफिनेशन है वो एक बड़े दोष को दूर कर सकती है, लेकिन पीगू की ये जो विचारधारा है ये सैद्धांतिक आधार पे क्या है, दोष की मानी जाती है। तो अब हम फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं में एक कृत्रिम भेद है। मतलब मुद्रा में मापी जाने वाली और नहीं काउंट की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं होती है उनमें कोई भी वास्तविक अंतर नहीं होता है, और अंतर नहीं हो के केवल क्या होता है, आर्टिफिशियल डिफरेंस होता है। मतलब खुद पीगू जो है वो अपनी लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जो क्रय की जाने वाली वस्तुएं होती है और जो खरीदी जाने वाली और नहीं खरीदी जाने वाली दोनों वस्तुएं जो होती है उनमें आपस में कोई भी आधारभूत अंतर नहीं होता है, ठीक है। और नई क्रय की जाने वाली, जो नहीं खरीदी जाने वाली जो वस्तुएं होती है ना, वो नहीं खरीदी जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो सेवा क्रयशील सेवा से परिवर्तित हो सकती है, और इसकी विपरीत दिशा भी पॉसिबल है। इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है वो भी इसमें हमको देखने को मिलता है। मतलब ये एक्सेप्ट कर लेने के बाद में इस तरीके का जो ये भेद है वो हम इसके अंदर नहीं कर सकते, ये हमारी भूल होती है। वस्तुएं और सेवाएं जो होती है उनका ये जो वास्तविक महत्व जो होता है ना, एक्चुअल जो इम्पोर्टेंस है, तो उनके माध्यम से ये जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसकी मात्रा को भी प्रभावित करने में ये होता है। मुद्रा के माप में नहीं होता है ऐसा। मतलब वस्तुएं और सेवाओं का वास्तविक महत्व तो उनके द्वारा आर्थिक कल्याण की मात्रा को प्रभावित करने में ही होता है, मुद्रा को मापे जाने में नहीं होता है। ओके, फिर सेकेंड अगर हम पॉइंट देखते हैं तो वो है राष्ट्रीय आय में अनिश्चितता। कि पीगू की राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो विचारधारा है वो बहुत मिस्टेक वाली है और उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और नेशनल इनकम के जो एरिया हैं उनको कुछ वो अनसर्टन बनाती है। जैसे कृषि से प्राप्त आय उत्पादन के आधार पे नहीं है बल्कि बिक्री के आधार पे कैलकुलेट की जाती है। स्त्रियों द्वारा मजदूरी के उपलक्ष्य में जो काम किया गया है वो नेशनल इनकम में उनका सम्मिलित होना, या माँ और पत्नी के रूप में जो काम कर रही है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होना, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। फिर थर्ड हम देखते हैं संकुचित क्षेत्र। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि पीगू की जो ये विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग खाली अनेक तरीके की, कई तरीके की जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको ही नेशनल इनकम में काउंट करना नहीं होता है, बल्कि मुद्रा रहित जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी इस विचारधारा का कोई इम्पोर्टेंस, इस विचारधारा को, इस थिंकिंग को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसका कोई भी महत्व नहीं रहता है। स्पेशली जो इंटरमीडिएट होती है ना, उनका मतलब राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसमें पीगू की ये जो विचारधारा है उसके अनुसार क्या है, विशेष रूप से अर्धविकसित देशों में जहाँ वस्तुओं और सेवाओं के बहुत से भुगतान मुद्रा के माध्यम से ही नहीं चुकाए जाते हैं ना, वहीं राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो प्रोफेसर पीगू की विचारधारा के अनुसार नहीं होती है। अब अगर हम
फिशर की डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फिशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिशर ने कहा कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश के वार्षिक उत्पादन से नहीं बल्कि वार्षिक उपभोग की मात्रा से निश्चित होती है। और किसी वर्ष में 2000 रुपये में 2000 रुपये के मूल्य का एक पियानो जो होता है वो तैयार किया जाता है, तो मार्शल और पीगू के अकॉर्डिंग 2000 रुपये की राशि को उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा, उसी साल की नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन फिशर के अकॉर्डिंग क्या है, उस वर्ष में उस ईयर में पियानो के जो कंजम्पशन है उसकी जो वैल्यू होती है, प्राइस वैल्यू जो होती है, उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, नहीं कि बल्कि जो 2000 रुपये के मूल्य को। ठीक है। और अब अगर पियानो का यूज़ 20 साल तक किया जा सकता है तो हर साल पियानो के उपभोग का मूल्य क्या है, 100 रुपये होगा। तो जो नेशनल इनकम है उसमें खाली 100 रुपये जोड़े जाने चाहिए, इंक्लूड किए जाने चाहिए। मतलब जो फिशर है उनकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि राष्ट्रीय लाभांश जो है उसके अंतर्गत केवल उन सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है जो अंतिम वस्तुओं को अपने भौतिक और मानवीय वातावरण से प्राप्त होती है, जो अभी पियानो का एग्जाम्पल दिया। ओके, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन जो है उसको अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर फिशर जो है उन्होंने जो डेफिनेशन दी और वो मार्शल और पीगू की जो डेफिनेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सही लगती है, लेकिन जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है उससे उसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है ना। जो फिशर ने डेफिनेशन दी है उसके कंपैरिजन में जो मार्शल और पीगू ने डेफिनेशन दी, ये कहा गया है कि मार्शल और पीगू की डेफिनेशन से फिशर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण है और सही है, लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसके क्रिटिसिज्म के फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो वो है असुविधाजनक। मतलब उत्पादकों की अपेक्षा उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मतलब प्रोड्यूसर्स के कंपैरिजन में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, और उनके द्वारा किए गए जो उपभोग की माप करना उत्पादन की माप की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काम है। साल भर में उपभोग में आने वाली जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की सूची तैयार करना और है ना वो कुल उपभोग के आंकड़े जो होते हैं वो इकट्ठे करना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। फिर सेकंड ये यहाँ कह रहे हैं कि ये अव्यवहारिक है, कि मतलब मैक्सिमम जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनके जीवन का उचित अनुमान लगाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु जो होती है उसका किस तरीके से उपयोग किया जाएगा उस पर डिपेंड करता है, या कितनी सावधानी से वो वस्तु यूटिलाइज की जाएगी उस पे उसका लाइफ डिपेंड करता है। हम वस्तु कितनी टिकाऊ है वो नहीं, बात यह है कि आप उसको किस तरीके से काम में ले रहे हैं, किस सावधानी से उसका यूज़ कर रहे हैं, उस पर ये बात डिपेंड करती है। वस्तुओं के जो स्वामित्व में परिवर्तन होते रहते हैं ना, उनके कारण निर्माण की जो डेट होती है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसका पता लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी साल में उपभोक्ताओं को वस्तुओं से कितनी सेवा प्राप्त हुई है। ओके, फिर हम बात करते हैं दोहरी गणना की। लास्ट हमारा पॉइंट है दोहरी गणना, कि दोहरी गणना की संभावना इस डेफिनेशन में हमको देखने को मिलती है। अगर उपभोग के अनुमान लगा भी लिए जाएं, है ना, अगर उपभोग के अनुमान लगा भी लिए जाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो कंक्लूजन है वो पूरी तरीके से सही हो। अब ये जितनी भी कठिनाइयां हैं उनके कारण ये जो फिशर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आय की गणना बहुत कठिन है ना। राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम जो है, उसको कैलकुलेट करना, उसकी गणना करना मुश्किल होता है।
अब अगर हम ये देखें कि किसकी डेफिनेशन सुपर्ब है, तो मार्शल और पीगू ने जो डेफिनेशन दी वो राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं जो दी वो उत्पादन पे आधारित थी। इन दोनों ही परिभाषाओं में खाली इतना ही डिफरेंस है कि राष्ट्रीय आय में प्रोफेसर पीगू केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करना चाहते हैं जो मुद्रा में मापी जा सकती है, और दूसरी विचारधारा में फिशर आते हैं जो उनकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, उपभोग पे आधारित है। ठीक है, तो जहाँ तक मार्शल और पीगू की परिभाषा है उसमें अगर हम कहें कि सुपीरियर कौन है, तो मार्शल की परिभाषा बहुत ज़्यादा विस्तृत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से एप्रोप्रिएट मानी जाती है। फिर पीगू जो हैं उनकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, लेकिन इनकम्प्लीट होते हुए भी वो व्यवहारिक है, इसलिए उसको सही कहा जाता है। ओके, तो आज का जो हमारा ये लेक्चर रहा इसमें हमने डेफिनेशंस देखी है किसकी, नेशनल इनकम की, हमने जनरल मीनिंग देखा है नेशनल इनकम का, फिर हमने देखा है कि पीगू, मार्शल और इरविंग फिशर जो है उन्होंने क्या डेफिनेशंस दी, क्या उन्होंने कहा और उनको किस किस एस्पेक्ट में क्रिटिसाइज़ किया गया है, ये आज के लेक्चर में हमने देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।